Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me, Yogunan Sachadeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So, मैंने ना अपने कुछ टाइम से मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं जो भी YouTube वीडियोस डाल रही हूँ उसके नीचे ना कुछ टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं अपनी YouTube वीडियो में ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी थी. बट देन आई थॉट कि अगर ये क्वेश्चंस बारी बारी रिपीट होकर आ रहे हैं तो मेरे से अच्छा अगर कोई और आंसर करे जिन्होंने मेरे को मेरे 12th के टाइम पे गाइड करा तो उससे बेटर और क्या ही चीज़ हो सकती है. मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैंने यूट्यूब से हेल्प ली थी जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे, लेकिन उससे ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करती है, जो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी जो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही आ चुकी थी जब भी चैप्टर होते थे स्कूल में या ट्यूशन पे जो भी. सो टुडे ऑन माई चैनल वी हैव माई ट्यूशन टीचर जिन्होंने मेरे को इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाया था एंड आज भी मैं उनको पूरा क्रेडिट देती हूँ जो भी मेरे इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में मार्क्स आए. So today we have Dr. Aditi Bagla on our channel. So let's welcome her. Hi, I'm Dr. Aditi and I have done PhD, MBA, MCom and have cracked UGC NET in Commerce and Management both. And this is my 14th year of teaching experience and guiding so many learners so that they can achieve their target, that is 100 out of 100 in all subjects. एंड मैम ऑल्सो CUET के लिए भी पढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी अगर आगे जाके हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी देन मैम को दोबारा बुलाएंगे हम वीडियो में. सो यस अभी एंड जो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन मेरे को कमेंट्स में आता है वो है इंडियन इको से रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन इको इज़ कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग एंड यूजुअली जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हाउ टू डू इंडियन इकोनॉमिक्स, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड जब भी क्वेश्चंस देखते हैं बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं चीज़ें. तो आप क्या सजेशन देते हो स्टूडेंट्स को अपने कि हाउ टू डू इंडियन इकोनॉमी? हाँ जी, तो इंडियन इकोनॉमी करने के ना लाइक आई tell my students 3 steps. So number 1, read the chapter. Number 2, reason based questions and whats are very important. अगर हम ये चीज़ कर लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं. और स्पेसिफिकली हमें 10 सैम्पल पेपर्स करने बहुत ज़रूरी हैं इन केस ऑफ इंडियन इको. मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स देती हूँ कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. क्योंकि अभी जो मैं क्लास में अपने लर्नर्स को करवा रही हूँ, स्टूडेंट्स को करवा रही हूँ, तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली उनको ये लगता है क्वेश्चन पढ़ के कि मैम ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था. जैसे कि जनधन योजना का क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है या फिर MNCs का. सो हाउ टू टैकल दैट, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ. जैसे कि बेसिक जो क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, एक तो जनधन योजना का आ रहा है कि जनधन योजना के बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए और ये रूरल डेवलपमेंट चैप्टर से रिलेटेड है. वैसे ये मैक्रो और इंडियन दोनों में आ सकता है, लेकिन मैं अब आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ. कभी कभी कंफ्यूजन जहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे क्वेश्चन है कि आज की डेट में हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, उसका क्या रीज़न है. या फिर इसी क्वेश्चन को वो घुमा के दे देते हैं कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे ऑयल के प्राइस कम चल रहे हैं और जिसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं. सो लर्नर्स बहुत क्विकली कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपको कैसे हैंडल करना है दैट आई एम गोना टेल यू. सबसे पहले रीड क्वेश्चन थॉरली एंड कन्वर्ट दिस थिंग इनटू हिंदी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना वो इंग्लिश को ज़्यादा क्विकली एक्सेप्ट करता है. तो आपने इसका रीज़न देखो क्या था कि अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं तो उनकी इनकम भी कम हो रही है. इनकम कम हो रही है तो जिसके कारण वो चीज़ों की डिमांड कम कर रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स उसी रीज़न से कम हो रहे हैं. तो इस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो. और इंडियन इको में आपको अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो पॉइंटर्स में ही लिखनी है, चाहे मैक्रो है, चाहे इंडियन है, चाहे BST है. आपको मतलब स्पेसिफिकली मैंने तीनों सब्जेक्ट्स इसलिए मेंशन कर दिए क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंटर्स में ही आपका आंसर एक्सेप्टेबल रहता है. ठीक है, तो MNCs का आता है ब्रिटिशर्स के साथ कंपेयर करते हुए, तो आपको पॉइंटर्स में लेना है और क्वेश्चन रीड करके थोड़ा सा अपना GK वाले पार्ट को अप्लाई करना है, देन यू हैव टू आंसर दैट. ओके मैम, थैंक यू सो मच, इतना आपने अच्छे से बता दिया. मेरे को भी जो आपने जनधन योजना वाला पॉइंट बताया, हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चन था एंड आई रिमेम्बर वो बैक क्वेश्चंस में था. और मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की उतना ही हमें डर कम लगेगा एंड कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे क्योंकि आदत हो जाएगी उन टाइप के क्वेश्चंस की.
तो आपने और बैक भी अगर करने का टाइम अभी लर्नर्स के पास कम है, बिकॉज ओनली 10 days आर लेफ्ट, है ना, हाँ 20 सेकेंड से तो बोर्ड्स स्टार्ट हाँ है। जी तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन ऑप्ट टू थिंग्स लाइक रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड हॉट्स। ये दो चीजें अगर कर लेते हैं तो बहुत क्विकली दे विल बी एबल टू आंसर। ओके ओके ठीक है। तो जैसे आपने एक पॉइंट मेंशन करा कि 10 PYQs तो करने ही है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि PYQs जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी ने मेंशन हाँ करा हुआ था कमेंट में कि अगर हमने अच्छे से पूरी रिवीजन कर ली एंड देन उसके बाद सिर्फ 5 PYQs करे तो क्या वो इनफ है 95 प्लस स्कोर करने के लिए? 10 एटलीस्ट, मतलब आई रिकमेंड कि 10 तो एटलीस्ट करनी चाहिए। ओके ओके ठीक है। वैसे 5 भी करते हो तो लेटेस्ट 5 कर लो। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर हल्का सा मॉडरेट लेवल का डिफिकल्ट था पंजाब रीजन का। ओके ओके तो अगर लास्ट 5 ईयर के PYQs करते हो तो इवन दैट्स गुड, बट आई रिकमेंड 10 एटलीस्ट 10। ओके ओके ठीक है। एंड नाउ एक चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो ADAS चैप्टर है उसको किस तरह से करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मेरे को भी मेरे टाइम पे आई थी। तो मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन देती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा बोर्ड के ज़रिए भी आने वाले दिनों में दिखा सकूँ। ADAS अप्रोच में ना सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जोहन कीन्स का है। तो अगर हम जोहन कीन्स वाला ओरिजिनल शेड्यूल याद कर लेते हैं ना, तो उसके ज़रिए अगर हम सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ वो शेड्यूल के बारे में। जैसे AD में 2 कंपोनेंट्स होते हैं C+I, और AS में 2 कंपोनेंट्स होते हैं C+S। तो हम अगर एक शेड्यूल लर्न कर लेते हैं और तीनों के तीनों चैप्टर्स को उसी शेड्यूल से कनेक्ट करके करते हैं रेदर देन लाइक गोइंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स, तो वो बहुत ईजी रहता है। तो जैसे कि शेड्यूल माना टेबुलर प्रेजेंटेशन, तो इसमें हम लोगों को क्या लेना है, Y को 0 से स्टार्ट करके 100 से बढ़ाना है, और C को 40 से स्टार्ट करके 80 से बढ़ाना है। I को हम इसमें कांस्टेंट लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, वो लेट एज्यूम कर लो 2020। ये मैं ओरिजिनल शेड्यूल के बारे में बता रही हूँ। और S निकल जाएगा Y - C करके। तो इस तरीके से अगर आप यही एक शेड्यूल 100% रखते हो अपने पास, तो इसी शेड्यूल से आप सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली कर पाओगे। और यहाँ पे बेसिक कंफ्यूजन जो आती है ब्रेक इवन और इक्विलिब्रियम में भी आती है। सो ब्रेक इवन पॉइंट और इक्विलिब्रियम में भी फर्क है। तो जब आप ये शेड्यूल बनाएंगे तो आपको नजर आएगा जहां पे Y = C है, दैट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन माना इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, एंड इक्विलिब्रियम माना वेयर AD = AS। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो ये शेड्यूल के जरिए अगर आप करते हो तो यू विल बी एबल टू टैकल मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और अगर मैं बात करती हूँ एक और टॉपिक की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड रहता है, हाउ टू हैंडल दैट। तो उसके लिए अगर आप बजट और बैंकिंग वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो वो भी बहुत आप क्विकली हैंडल कर पाएंगे। ओके ठीक है। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन है जो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। जैसे कि आपने बताया कि आंसर्स को हमेशा पॉइंटर्स में लिखना है, तो है कि बिजनेस स्टडीज में हम आंसर्स को फ्रेम किस तरह से करें। लाइक वो पॉइंटर्स याद कर लिए, लेकिन उसके अंदर वाला जो मटेरियल है अब ऑब्वियसली वो याद नहीं होता। और मैंने तो ऐसे करा था कि कीवर्ड्स सिर्फ पढ़ लिए थे एंड देन फ्रेम कर दिए थे उधर जाके आंसर्स। तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि बिजनेस स्टडीज में आंसर्स को कैसे फ्रेम करें? तो सबसे पहले बिजनेस स्टडीज में CBSE में स्पेसिफिकली केस बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो मैं थोड़े से और स्टेप्स भी बता देती हूँ हाउ टू हैंडल केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको केस नहीं पढ़ना है, डू नॉट जंप टू रीड फॉर द केस। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि केस स्टडी में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, रीड द क्वेश्चन और रिलेट विद द चैप्टर, और उसको आप रफ एरिया में थोड़ा सा फ्रेम कर लें ताकि लिखते टाइम आपको दिक्कत नहीं आए। तो अब नेक्स्ट क्वेरी आपकी ये थी कि जैसे पॉइंटर्स हमें लर्न है, लाइक द हेडिंग हमें लर्न है, इंटरनल मैटर में हमें इशू आता है। तो इंटरनल मैटर के लिए आपको कीवर्ड्स को थोड़ा सा मतलब बहुत ब्यूटीफुली टैकल करना है। जैसे कि अभी आप लाइक एक सपोज आप फर्स्ट चैप्टर के फीचर्स लर्न कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली बच्चों को फीचर्स इंपॉर्टेंस इसमें ज़्यादा इशू आते हैं। तो मान लीजिए आपने एक फीचर देखा, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो अब आप इसके लिए कुछ कीवर्ड्स मार्क करिए जब आप पढ़ रहे हैं।
तो उन की वर्ड्स की हेल्प से यू कैन लाइक फ्रेम। आप इंटरनल मैटर खुद से भी हल्का फुल्का फ्रेम करते हैं तो डजेंट मैटर, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देती हूँ। जो पार्ट ए है बीएसटी का, उसमें कुछ फीचर्स तो बहुत ही कॉमन है सारे चैप्टर्स में। वन इज कॉन्टिन्यूस, अदर इज परवेसिव, राइट, एंड थर्ड इज यूनिवर्सल। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली कुछ की वर्ड्स एक ही चैप्टर से रिलेट कर ले और उसके बाद आप थोड़ा सा फ्रेम कर सकते हैं। तो कुछ कुछ की वर्ड्स को आप अंडरलाइन करके रख लीजिए, तो उसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हैं डिज़ाइन, नो इश्यूज इन दैट। जैसे आपने बोला कि पार्ट ए में बहुत सारे हैं जो सिमिलर पॉइंटर्स हैं, तो मैं क्या करा करती थी कि एक पेज पर ही सारे जो अलग अलग जैसे इंपॉर्टेंस होगी, फीचर्स हो गए, एक पेज पर लिख लिया कि पता लग जाए कौन कौन से सिमिलर हैं, एंड देन लास्ट मिनट रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती थी वो चीज। और निमोनिक्स भी क्रिएट हो जाता है क्विकली इसी के बेसिस पे, अगर आप एक पेज पे सब लिख लेते हो तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। हाँ जी, हाँ जी। एंड एक और चीज़ थी कि कई स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि उनका बिल्कुल 30 to 40% ही सिलेबस कवर हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप ऑनेस्ट आंसर देना कि अभी 30 to 40% सिलेबस होकर भी क्या वो इन 10 days में रिकवर कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट पास हो जाए एंड अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो, 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए लाइक टू गेट सक्सेस। वन इज द डेडिकेशन एंड अदर इज द रेगुलरिटी। अगर अभी आप 10 days में भी ये फॉलो करते हो, यू विल बी एबल टू अचीव गुड मार्क्स। लेकिन अब यहाँ पे आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। तो हम लोग सबसे पहले वो चैप्टर्स पिक करेंगे जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है और थोड़ा इजी भी है। जैसे कि अब अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पहले अगर आपको लगता है कि आप नेशनल इनकम एडीएस पहले कर चुके हो तो ये हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। अगर 30-40% जो आपने पहले कवर किया है, इनकेस अगर आपने ये चैप्टर्स कवर नहीं किए हैं तो फिर अभी आप एडीएस पिक कर लें, वो फिर भी आप इजीली कर पाएंगे। और ये 12 मार्क्स की वेटेज का चैप्टर है, 3 यूनिट्स। और इंडियन इको में आप सबसे पहले एलपीजी, ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट और इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर्स करें तो यू विल बी एबल टू क्रैक गुड मार्क्स। ठीक है, तो क्विक इनकी रीडिंग कर लें बुक में से, प्लस अगर आप हॉट्स एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं तो इट्स गुड। और यहाँ पे एक ट्रिक और भी बताऊंगी, सैम्पल पेपर सॉल्व करते टाइम, मतलब सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिए एटलीस्ट 2 to 3, क्योंकि अभी आपके पास डेज कम है, आपको मटीरियल भी कवर करना है। तो सैम्पल पेपर्स में आपको क्या करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है विद इन 1 hour, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि आंसर क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, तो क्या हमारे वो चैप्टर्स कवर हुए हैं कि नहीं। और बीएसटी में मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर मतलब आपने पार्ट बी नहीं करा है पहले, तो एक क्विक अभी कर लें, क्योंकि वो 30 मार्क्स की वेटेज है उसकी। एंड प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग बहुत छोटा चैप्टर है, हाफ एन आवर का। तो अभी आप ये चीज़ों पे फोकस करके स्मार्ट वर्क की ओर मूव करें, जहाँ से पेपर में से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है। और कुछ आप प्रेजेंटेशन टिप्स देना चाहें जो एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे? सो प्रेजेंटेशन टिप नंबर 1, सबसे पहले हैंड राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कटिंग आ जाता है ना, तो एग्जामिनर को लगता है कि थोड़ा कम कॉन्फिडेंट है। तो अभी आपको प्रेजेंटेशन देनी है पेपर, जैसे बीएसटी की एग्जांपल लेते हैं, आपका केस बेस्ड की। तो सबसे पहले आप मान लीजिए जो भी कॉन्सेप्ट आपने केस में से आइडेंटिफाई किया है उसके बारे में ही 2-3 लाइन्स लिख के उसको इंट्रोडक्शन जरूर देनी है। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, एक डायग्राम बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि डायग्राम से भी पेपर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और कीवर्ड्स अंडरलाइन करने एक्चुअली जो पूछा गया है, अगर आपको लगता है इनफ है तो वही लिखना है, उसके बाहर नहीं जाना फिर। और 6 मार्क्स में कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जैसे 1 शीट जो होती है बोथ साइडेड, वो आपकी आंसर में कवर हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं लेंथ क्वालिटी दोनों ही मैटर करता है, और नीटनेस सबसे ज़्यादा। और कोशिश कीजिएगा कि पेपर सीक्वेंस में रहे, क्योंकि अगर आप जम्बल्ड करते हो तो एग्जामिनर को भी कंफ्यूजन रहती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप, कोई नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, कोशिश करो पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, ताकि अगर आपको हल्का भी आइडिया है तो आपको कुछ मार्क्स मिल पाए। और प्लस मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स दे रही थी, इंट्रोडक्शन ज़रूर होनी चाहिए, डायग्राम ज़रूर होनी चाहिए, कीवर्ड्स अंडरलाइन, और कंक्लूजन ज़रूर होना चाहिए 1 to 2 लाइन्स में। तो ये चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और मार्क्स बहुत क्विकली मिलते हैं। ठीक है।
ओके हाँ, ये चीज़ें बिजनेस स्टडीज़ में तो वो जो फ्लो चार्ट्स हम बनाते हैं, डायग्राम, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनेशन चेकर होता है वो सिर्फ उसके उधर पॉइंटर्स देखकर ही टिक कर हाँ जी, देते हैं। बिल्कुल। एंड मेरे को ये चीज़, एक और चीज़ पूछनी थी कि 3 टिप्स जो आप देना चाहो, लाइक 10 डेज रह चुके हैं, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो बहुत पैनिक भी कर रहे होते हैं, कई कॉन्फिडेंट भी नहीं होते, तो 3 टिप्स जो आप स्टडीज से रिलेटेड और जो एग्जाइटी होती है उससे रिलेटेड आप देना चाहो। हाँ जी, 3 टिप्स। बिल्कुल। पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पॉजिटिविटी, एक रेगुलरिटी, एंड नंबर 3 मेडिटेशन। बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो मैंने अपने टाइम पे प्रैक्टिस करी हैं और मैं आपके साथ भी शेयर करती रही हूँ। तो इन दिनों में आपको पॉजिटिव हाँ जी। अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी सक्सेसफुल सोल। तो ये मैंने अपने टाइम पे भी बहुत प्रैक्टिस करी है। तो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स को जो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो वो वापस भी पॉजिटिविटी से आती है। और अगर एंग्जाइटी होता है, कोई नेगेटिव पॉइंट आता है, तो अपने ब्रेन को कमांड देनी है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो लाइक एज अ लैपटॉप, पीसी। इसको कमांड देनी है आपने कि अभी नेगेटिव नहीं चाहिए, वी विल हैंडल, लाइक मैं पोस्टपोन करती हूँ अपनी नेगेटिव थॉट्स को, और पॉजिटिव अफर्मेशन उसी टाइम प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपको बैठना नहीं है इसको प्रैक्टिस करने के लिए। बेदिंग टाइम, ड्राइव करते टाइम यू कैन प्रैक्टिस दैट। एंड मॉर्निंग में उठते ही स्पेसिफिकली 5 मिनट्स कि आई एम वेरी सक्सेसफुल सोल। सो लाइक इट्स रियली गोना हेल्प यू, है ना? ओके हाँ जी, ये चीज़ें तो आपने हमको भी सजेस्ट हाँ करी थी, एंड मेरे को तो एक्चुअली में पर्सनली बहुत ही हेल्प करी थी। आपका तो बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है ना? हम मतलब बहुत अच्छे से। हाँ जी, हाँ जी। एंड या दैट्स इट, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरह से सब समझाया, एंड आई होप कि ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड मैं आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर कोई किसी को भी प्रॉब्लम हुई, दे कैन मैसेज यू, राइट? नो प्रॉब्लम। हाँ जी, या थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मच, रियली थैंक यू। गुड टू कनेक्ट विद यू। प्लीज या गाइज, दैट वाज इट। एंड मेरे को तो पर्सनली बहुत ये मतलब हेल्पफुल लगी चीज़, अगर मैं आप लोगों की जगह होती, बिकॉज मतलब आई नो आई मेक वीडियोस, बट आई थिंक इस वीडियो में बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको पता लगी। और जिस तरह से मैम ने ADS का क्वेश्चन का पूरा अच्छे से आंसर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब पूरा मैम ने अच्छे से समझाया, जो इस टाइम पे आके ऑब्वियसली, अगर इफ आई एम मेकिंग वीडियोस आफ्टर 2 years, तो मैं भूल चुकी थी चीज़ें, बट मैम ऑब्वियसली रेगुलरली पढ़ाती है, तो उनको सब चीज़ें अच्छे से पता थी। एंड उन्होंने जिस तरह से आंसर्स दिए ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। एंड लिंक उनके इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी क्वेश्चन हो तो उनको जाके पूछ लेना, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट शी विल हेल्प यू। एंड उनको भी जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट। और अगर CUET से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, बिकॉज मैम ऑब्वियसली CUET में भी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स टीच करती हैं, तो कमेंट्स में बता देना। विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट वीडियो एज वेल। एंड या, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय।